हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और आज जो है हम अभी तक हमने क्लास 8 की फिजिक्स की एक भी वीडियो नहीं डाली है। ठीक है। तो आज हम क्लास 8 फिजिक्स और इसका थर्ड चैप्टर है आपका फोर्स एंड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे आपके। ठीक है। तो जो हम और कैसे आप लोग? ठीक है। तो हमारी आज क्लास है 8, ठीक है, फिजिक्स। ओके। और हमारा जो है हम आज फोर्स आपका डिस्कस करेंगे, फोर्स पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो देखो फोर्स क्या है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये रखी है ना, एज इट इज रखी है ये, लेकिन जब आप इसको पुश करते हो या पुल करते हो, है ना, तो ये मूव करने लग जाती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है, कुछ ना कुछ आपकी ये डिस्टेंस कवर करती है। यहाँ थी, आपने इसको पुल किया, इधर आ गई, पुश किया तो इधर आ गई। ओके। ये आपका पुश है, पुश, और ये आपका इधर पुल है, पुल, है ना। तो फोर्स हमारा क्या हो गया? फोर्स इज अ कोज ऑफ पुश और पुल, ओके, विच टेंड्स टू रिजल्ट इन मूवमेंट और चेंज इन पोजीशन, ओके। या फिर हम एक स्प्रिंग ले लें ऐसे, है ना, और उसको ऐसे उसके ऊपर फोर्स लगाएं, ऐसे कर दें उसको, या फिर ऐसे ऐसे करके उसको इंक्रीज कर दें, तो साइज में भी चेंज आ रहा है, और चेंज इन साइज, शेप भी चेंज हो रही है, और शेप, ठीक है, ऑफ द बॉडी। यानी कि फोर्स की डेफिनेशन आपकी क्या हो गई कि फोर्स आपका वो पुश और पुल है जिसकी वजह से आपकी या तो डिस्टेंस में चेंज हो, या शेप में चेंज हो, और या फिर आपके साइज में चेंज हो, है ना। तो उससे आपकी स्पीड, फोर्स लगाने से स्पीड में भी चेंज होगा। जब डिस्टेंस में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर स्पीड में भी होगा, तो स्पीड बढ़ भी जाएगी, है ना। मोशन जो होगा बॉडी का, उसकी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। या फिर आप उसे स्लो भी कर सकते हो, स्पीड कम भी हो जाएगी। तो एक और चेंज समझ में आ गया आपकी कि फोर्स की वजह से स्पीड और डायरेक्शन, मोशन की दोनों चेंज हो सकती हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल मैंने देखो आपको ये बॉडी दी है, ये वाला भी बता दिया। इसके अलावा मैं आपको एक और बताऊंगी, जैसे स्विंग के ऊपर है, ये हमारा जो है स्विंग है इस तरह से, और यहाँ पे कोई बेबी बैठा है, ठीक है। आपने इसको हल्के हल्के से पुश किया, ओके, तो ये इसकी मोशन बढ़ा, इंक्रीज इन मूवमेंट हुआ, इसके मोशन में इंक्रीज हुआ। फिर ये जो आपका स्विंग था थोड़ी डिस्टेंस पे गया, तो डिस्टेंस में भी इंक्रीज हुआ इसकी, ओके। तो इस तरह से आपके फोर्स लगाने से जब आप फोर्स उस पर बढ़ा रहे हो तो आपकी डिस्टेंस भी चेंज हो रही है और आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इसी तरह से जब आप उसको रोकने की कोशिश करते हो और स्पीड को स्लो करते हो तो वो डिस्टेंस भी आपके पास आती जाती है, कम होती जाती है, ओके। इसी तरह से अब मान लिया आपका कोई भी है, साइकिल है, वो खड़ी है, रेस्ट में है, जब वो खड़ी रहती है तो उसे बोलते हैं कि रेस्ट है, बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद जब आप उस साइकिल को उठाते हो, चलाते हो, पैडल मारते हो, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, तो मूव करने लग जाती है साइकिल, डिस्टेंस कवर करने लग जाती है ना। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है मेरे? अब जो स्पीड होती है, यानी कि जो फोर्स हो गया हमारा, उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फोर्स इज द कोज विच चेंजेस द स्टेट of a body, either the state of rest और the state of motion। रेस्ट में है, आपने उस पर फोर्स लगाया, मोशन में आ जाएगी, मोशन में है, उसे आपने फोर्स लगाया, रेस्ट में आ जाएगी। और चेंजेस द शेप एंड साइज, या फिर जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल हम ले तो फोर्स लगाने पर उसकी बॉडी के साइज और शेप में भी आपके चेंजेस आते हैं,
ओके, आ रहा है आपको समझ में? तो आपको जो है फोर्स की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई। और इसके अलावा जो है रबर स्ट्रिंग है, आपने उसे पूरा खींचा, फोर्स लगाया उस पर, तो उसकी साइज बढ़ गया, शेप भी उसकी अजीब सी होगी, डिस्टॉर्टेड होगी, फिर उसे छोड़ दिया आपने, हटा लिया आपने फोर्स, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो फोर्स, अब देखो फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है और किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, फोर्स हमारा एक तो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ओके, ऑन विच इट इज अप्लाइड। अ फोर्स डज नॉट चेंज द मास ऑफ द बॉडी ऑन विच इट इज अप्लाइड। यानी कि अगर आप 4 किलो का वजन उठा रहे हो, उसे फोर्स से, पूरे फोर्स से उठा रहे हो आप, तब भी वो 4 kg का ही रहेगा, है ना, 4 kg रहेगा उसका वेट। और अगर आप उसको धीरे से उठा रहे हो, स्लो मोशन में काम कर रहे हो, तब भी वो 4 kg रहेगा। तो यानी कि फोर्स हमारा बॉडी के मास को चेंज नहीं करता है, मास कांस्टेंट रहता है। दूसरे, हम फोर्स को देख ही नहीं सकते। कैसे देख सकते हो? केवल आप उसको फील कर सकते हो, फोर्स के इफेक्ट को यू कैन फील ओनली। फिर दूसरा यह है कि फोर्स जो है हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उन दोनों से ही डिसाइड होता है। यानी कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, ये तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और किस डायरेक्शन में बॉडी को मूव कर रहे हो, तो ये आपकी डायरेक्शन। यानी कि अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय स्टेटिंग बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, समझ में आ रहा है आपको? फिर जो फोर्स है हमारा, उसको हम, देखो मैंने यहाँ पे एरो से, है ना, पुश और पुल एरो से दिखाया है ना, तो हम हमेशा फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो साइन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? एरो, एरो का, है ना, देखो एरो का यूज करा आपने, ओके, सॉरी, एरो का आपने यूज किया, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम यूनिट निकालेंगे फोर्स की। पहले तो मैं आपको बता दूं, फोर्स को कैपिटल एफ से शो करते हैं। फोर्स को किससे शो करते हैं? हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने सबसे पहले फोर्स को फील किया था, उन्होंने फोर्स के बारे में हमें बहुत कुछ बताया था, रिसर्च किया था उन्होंने फोर्स के ऊपर हमारे। ठीक है, तो उन्होंने फोर्स के लिए क्या डेफिनेशन दी थी? उन्होंने ये कहा था कि व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, जब आप किसी भी फोर्स को अप्लाई करते हो किसी मूविंग बॉडी पर जिसका की मास 1 kg है, और मूव उसे उसी मोशन के डायरेक्शन में कर रहे हो ताकि उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाए। यानी कि आप किसी भी बॉडी का 1 kg ले रहे हो और उसकी स्पीड 1 मीटर 1 सेकेंड में, ठीक है, कर रहे हो इंक्रीज, तो जो उस पर मैग्नीट्यूड आपका लगा है वही आपका फोर्स है। कैपिटल एफ से आप इसे रिप्रेजेंट करते हो। दूसरा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि जो अर्थ होती है हमारी, वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, हर चीज को। हर, आप कोई भी चीज है ऊपर की तरफ उछालेंगे तो हमेशा टुवर्ड्स अर्थ नीचे ही आके गिरेगी, है ना, नीचे की तरफ ही आएगी वो, नीचे की। क्यों? क्योंकि वो उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, वो अर्थ जो है, अर्थ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रही है उसके ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है, और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी। ठीक है, जो फोर्स ऑफ हमारा ग्रेविटी है या फिर सो कॉल्ड वेट है, वो हमारा डिफरेंट प्लेसेस पर अर्थ की डिफरेंट होता है। जैसे पोल्स पे आपका अलग होगा, है ना, और जो है आप कहीं पर चले जाएंगे वहीं पर आपका डिफरेंट प्लेसेस पर अलग हो जाएगा। मून पे अलग फील करोगे आप वेट, है ना, सैटेलाइट कोई भी आप ले लीजिए उस पे अलग फील करोगे। एट अ प्लेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज कॉल्ड 1 kgf और 1 न्यूटन। या हम ये कहें कि 1 न्यूटन वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो किसी भी प्लेस पर 0.1 kg या 100 ग्राम मास पर लगाया जाता है। यानी कि जो आपके 1 kgf की वैल्यू होती है, 1 kgf इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, ये आपने 6th में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है।
भले ही आप भूल गए हो। ये अप्रोक्सीमेटली होता है, तो अप्रोक्सीमेटली का सिंबल आप लगा सकते हो, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट वी हैव टू एक्सर्ट टू होल्ड अ मास ऑफ 100 ग्राम ऑन अवर पाम। यानी कि अगर मैं 100 ग्राम की कोई भी चीज अपनी पाम पर ऐसे रखती हूँ, ठीक है, देखो ऐसे रखती हूँ, इट इज नॉट एग्जैक्टली 100 ग्राम, बट हम एश्योर कर रहे हैं, मतलब इमेजिन कर रहे हैं, है ना, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो है हमारी 100 ग्राम की कोई चीज है जो हमारी पाम पर रखी है। तो हमारी पाम जो इसे उठाने में एग्जर्ट कर रही है, इसे पकड़ने में जो एग्जर्ट कर रही है, वो फोर्स हमारा 1 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, ओके। वैसे 1 न्यूटन की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है आपकी? 9.8 होती है। कितनी होती है? और 9.8, ठीक है, इतने न्यूटन होती है आपकी, ठीक है, इतने न्यूटन होती है 9.8। अब देखो, a body in which the interspacing between its constituent particles do not change when a force is applied on it। यानी कि जब कभी किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स एक्सर्ट करते हो और उस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटर स्पेस है वो चेंज नहीं होता है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है, तब आप उस बॉडी को क्या कहते हो? रिजिड बॉडी कहते हो। क्या कहते हो? रिजिड बॉडी। और अगर वो चेंज हो जाता है, इंटर जो स्पेसिस हैं, अभी इसके एग्जांपल दोनों के दूंगी मैं आपको, तो आपको उसको नॉन रिजिड बॉडी कहते हो। अब जैसे मान लिया आपने कोई प्लास्टिक की चीज ले ली है ना, उसे आप खिसका रहे हो, मूव कर रहे हो, डायरेक्शन उसकी चेंज कर रहे हो, उधर उधर लेके जा रहे हो, उसके शेप में कोई चेंज आई नहीं आई, तो वो हमारी क्या हो गई? रिजिड बॉडी। लेकिन आप मड ले लेते हो, भीगी हुई जो मड है वो आप ले लेते हो उसका पीस और ऊपर छत पे से नीचे फेंकते हो, उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, डिस्टेंस कवर करती है वो, और नीचे आके करते देखते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपको बिखरे हुए नजर आते हैं, वो हमारी कैसी हो गई? नॉन रिजिड बॉडी हो गई। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है आपके अच्छे से? ठीक है, आप लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जो नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए फिर अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगी। उसके बाद हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है वो देखते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, हमने एक बड़ी सी बॉल ले ली, ठीक है, एक हमने एक बॉल ले ली, ठीक है, बॉल है ये हमारी, और इस बॉल पे हमने यहां से इसको फोर्स लगाया, पुश किया, ओके, हमने इसको यहां से फोर्स लगा के पुश किया, पुश, तो ये मूव करने लग जाएगी, है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी आपकी बॉल, है ना। तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगी तो आप ये कहोगे ये इस तरह से रोटेट करते हुए, है ना, मूव करेगी आपकी, ऐसे जाते जाएगी, ऐसे जाते जाएगी, तो ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। क्या कहोगे आप इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अच्छा, अगर हम अच्छे से इसको आपको वन से, ओके, जैसे हमने एक अच्छे से डायग्राम से मैं आपको इसको और ज़्यादा क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपने देखो, ये बॉल ले ली बड़ी सी, ठीक है, इसका ये आपने सेंटर ओ ले लिया, ठीक है, और इससे ये आपने एक वो करी है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपकी इमेजिनरी है, इमेजिनरी लाइंस को हम डॉटेड दिखाते हैं हमेशा साइंस में, रोटेशन, ठीक है, ओके, क्लियर। अब ये यहाँ पे फिर आपने इमेजिनरी इसको कंटिन्यू कर दिया, ये आपने यहाँ पर इसके ऊपर ए पॉइंट पर, ये वाला इसका ए पॉइंट है, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स, ठीक है, जो फोर्स लगाया, तो ये ऐसे मूव करेगी, रोटेट करेगी, है ना, इस तरह से रोटेट करेगी आपकी, ठीक है। इसी तरह से जो व्हील होते हैं वो भी हमारे इसी तरह से फंक्शन करते हैं। जो डोर का हैंडल है, जब आप उसको पुश करते हो या पुल करते हो और डोर जो है टर्न होता है, खुलता है ना, जबकि जो हिंज हैं जिन पर वो रहता है वो तो रेस्ट में है ना,
तो अब हम एक फोर्स की नई डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या कि अ फोर्स पुश और पुल हैज अ टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी विच इज नॉट फ्री टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि फोर्स हमारा वो पुश और पुल है जो किसी भी बॉडी को घुमा देता है, ठीक है, विच इज नॉट फ्री टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, जो जरूरी नहीं है कि सीधे एक सीधी रेखा में ही आपके फ्री हो जाए मूव करने के लिए, बट इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट अबाउट विच इट कैन टर्न। जैसे ये आपने ए पॉइंट पर इसको पाइवोट कर दिया, ठीक है, पाइवोटेड कर दिया इसको, और इसी से ये ऐसे घूम रही है आपकी। ठीक है, आगे आपकी समझ में। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी टर्निंग ऑफ बॉडी को इफेक्ट करते हैं। एक तो आपने फोर्स कितना अप्लाई किया है, भाई जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही तेजी से वो मूव करेगी। स्विंग का एग्जांपल लो, जब आप फेयर उसमें जाते हो, ट्रेड फेयर वगैरह में, वहां पे स्विंग्स होते हैं, उनमें आप कभी बैठे होंगे तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि शुरू में वो जो आपका हाथ वाले, जब छोटे बेबी थे, छोटे बच्चे थे आप 3 to 5 years ओल्ड या फिर 7-8 years ओल्ड वाले बच्चे भी उनमें बैठ जाते हैं, ठीक है, 6-7 वाले भी, तो वो जो घुमाने वाला लड़का होता था खड़ा और वो उसको मूव करता था स्विंग को, तो वो पहले धीरे से उसको पुश करता था, फिर धीरे से, फिर थोड़ा और प्रेशर से, फिर थोड़ा और प्रेशर, फिर प्रेशर, फिर प्रेशर, फिर वो उसकी ऐसे पुली सी खींच लेता था और वो आपका कंटिन्यूअसली मूव करने लग जाता था, और फिर आपको बड़ा मजा आता था क्योंकि वो पूरा अच्छे से आपका स्विंग घूमने लग जाता था। ओके, तो यानी कि जितनी तेजी के साथ आप जितना बड़ा मैग्नीट्यूड फोर्स का उसके ऊपर बॉडी के अप्लाई करोगे, उतना ही टर्निंग इफेक्ट आपका ज्यादा होगा बॉडी में, यानी कि उतना ही वो मोशन में तेज मोशन करेगी। दूसरा ये है कि यहां से ये जो पाइवोटेड पॉइंट है, जिससे आप उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए होता है इसमें, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी इसके, वहां से अगर आप उसको मूव करते हो तो कम फोर्स में आपको बहुत ज्यादा टर्निंग मिलता है। मतलब फोर्स आप जितना आपकी कैपेसिटी एफिशिएंसी हो उतना उस पर लगाओगे, लेकिन आपको उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, है ना। तो यानी कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट, इसके ऊपर हमारा फोर्स डिपेंड करता है कि वो हमारा जो पाइवोटेड पॉइंट है जिस पर कि हम फोर्स लगा रहे हैं, उसकी हमने क्या डिस्टेंस रखी है ताकि हमारा कम फोर्स में हमें ज्यादा रिजल्ट मिले। ठीक है, अब देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, पर मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो वाला दूंगी जो आपकी दादी नानी के घर में अगर किसी बच्चे के, अब तो खैर होती नहीं है, पर हम लोगों ने देखी है, जो चक्की होती थी, ग्राइंडर जो मतलब चक्की वाला है, या तो आप कभी आपको पापा के साथ जाके आटा लाने का मौका मिले तो आप प्लीज जरूर देखना कि उसकी वो जो चक्की के वो रहते हैं पाइवोट, वो कहाँ होता है और उसकी आर्म कहाँ होती है, ये आप जरूर देखें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले 2 चक्की के पार्ट होते थे, ठीक है, 2 स्टोन होते थे सर्कुलर, ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो आपका ये वाला इस तरह से, और एक तो ये वाला स्टोन होता था आपका, है ना, इमेजिन करो 3D में ही दिखाया जाएगा ये, और दूसरे स्टोन आपका ये इस तरह से ऐसे होता था थोड़ा सा, है ना। अब बस इमेजिन कर लो, इसको इमेजिन ही कर सकते हो। तो ये आप मान लो कि भाई फर्स्ट स्टोन था, ये आपका सेकंड स्टोन था, यहाँ पे बीच में जो है आपके बिल्कुल खाली जगह होती थी, उसमें से यहाँ पर आपके जो भी आपको अनाज पीसना होता था वो डाला जाता था, और यहाँ पर आपके एक ये वुड का बना हुआ हैंडल होता था। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट था यही आपका पाइवोट पॉइंट था, जिसके दोनों ओर इनको इस तरह से फिक्स किया जाता था कि हमारा पॉइंट इस एक्सिस के, मैंने बताया ना एक एक्सिस के उसमें घूमता है ये फिक्स करके। तो अब जो है यहाँ पर पाइवोट, और ये हैंडल था हमारा, ठीक है, ये यहाँ पर इसमें रिम लगी हुई होती थी, रिम, ठीक है, और ये इनर स्टोन होता था, इनर सर्कुलर स्टोन, ठीक है, और ये हमारा आउटर सर्कुलर स्टोन होता था, ये थोड़ा छोटा होता था अंदर वाला, और ये बाहर वाला बड़ा होता था हमारा। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना आपको।
तो उसके बाद जब हम इसको ऐसे पकड़ के मूव कराते थे तो हमारे कम फोर्स में बहुत सारे ग्रेन्स पिस के और नीचे यहाँ पर ऐसे वो थोड़ा सा बनाते थे, ठीक है, ग्रूव टाइप का, और यहाँ से वो निकलता रहता था हमारा जो है पिसा हुआ गेहूं या आटा या चावल, जो भी आपको दलिया वगैरह जो भी पिसना होता था आपका, ठीक है। तो ये इस तरह का उन्होंने जो अरेंजमेंट कर रखा था, तो उसमें वही फिजिक्स के दोनों आपके अप्लाई हो रहे थे, जो हमारे फैक्टर्स थे जो टर्निंग ऑफ अ बॉडी पर अफेक्ट डाल रहे थे, कि एक तो फोर्स हमारा कम लगाना पड़े इसको जब हम मूव करें, और दूसरा ये है कि ये हमारा पाइवट पॉइंट से जो फोर्स लगा रहे हैं जहां पर जिस पॉइंट पर हम, उसकी डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर हो, ताकि हम कम फोर्स लगाएं एक पर्टिकुलर पॉइंट से और ज्यादा अनाज पीसें और कम मेहनत से हमें जो है ज्यादा हमें यील्ड मिले। ओके, तो इसी तरह से आपने इसी से आप जो है पोटर की वो इमेजिन कर सकते हो कि पोटर जो है आपने देखा भी होगा कुम्हार को, आजकल तो नेट पे है वीडियो वगैरह ना, उसमें आपने जरूर देखा होगा कि जो कुम्हार होता है, पोटर होता है, जो बर्तन बनाने वाला होता है, वो आपका एक व्हील होता है, एक उसमें वो डंडा सा रखता है, बीच में एक पाइवोट पॉइंट इसी तरह से गैप सा बना होता है, इस पर वो मिट्टी को थोड़ी सी शेप देकर रखता है, उसके बाद वो घुमाता रहता है, टर्न करता रहता है, टर्निंग पॉइंट इस तरह से देता है कि वो उसका फोर्स बिल्कुल वही शेप उस मड को दे, कच्ची मिट्टी को दे, जो कि आपको उसको उसे शेप देनी होती है, ठीक है। तो जो रिम होता है उसका व्हील का, वो इसी तरह से, जैसे ये रिम था ना, मैंने यहाँ पे ये रिम बना रखा है, इस तरह से उसे डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को वो अरेंज करता है, उसको घुमा के मूव करा के उस अपनी डंडी की सहायता से, जो जिससे भी वो स्टिक से घुमाता है उसको, कि ताकि उसे कम फोर्स में और मनचाहा शेप दे सके, मनचाहा टर्निंग पॉइंट दे सके। इसके अलावा जो कारपेंटर होता है हमारा, वो ड्रिल मशीन में जो ड्रिलिंग करता है, ड्रिल मशीन में इसी तरह से जो हैंडल होता है उसको भी लगाया जाता है, ताकि वो फोर्स कम अप्लाई हो उस पे, हैंडल पे। और अब तो आजकल तो ड्रिलिंग मशीन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई हैं, है ना, कॉन्सेप्ट सबका वही है, कॉन्सेप्ट सबका वही हैगा, उसी में भी वही पाइवोट पॉइंट और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिम से उसी तरह से एडजस्ट की जाती है। लेकिन हमने ये सब होते हुए प्रैक्टिकली देखा है, हो सकता है आपके मम्मा पापा ने भी देखा हो। इसी तरह से स्टीयरिंग व्हील है, जो गाड़ी का हमारा स्टीयरिंग व्हील है, उसके टर्निंग को भी इसी तरह से एडजस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो बाईसाइकिल है आपका, आगे का पहिया थोड़ा छोटा होता है, पीछे का थोड़ा बड़ा होता है, फुट पेडल लगे होते हैं, उनमें भी पाइवोट पॉइंट का आपका एक्सिस का इसी तरह से ध्यान रखा जाता है कि आप थोड़ा सा फोर्स लगाएं और आपकी स्पीड बढ़ जाए और आपकी साइकिल जो है चलने लग जाए, ठीक है। स्पैनर जो होता है नट को कसने वाले, वो तो होंगे सबके यहाँ, स्पैनर जो जिससे आप टाइट करते हो नट को, ठीक है, उसका जो हैंडल है वो उसके आगे वाले पॉइंट से थोड़ा सा इसी तरह से अरेंज करा जाता है। देखो ये तो आपको अच्छे से ध्यान आ जा रहा होगा, ये वाला है ना, तो यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, ये इस तरह से इसका मुंह और इसका डिजाइन ऐसे रखा जाता है, ये कस जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे इसमें ये आपका, ठीक है, इसी तरह से एडजस्ट किया जाता है ताकि आपका कम फोर्स लगा हो आप, और जल्दी से आपका ये नट बोल्ट घूम जाए, खुल जाए या फिर बंद कर हो जाए, जो भी। तो यानी कि, और इसी तरह से हमारा जो दरवाजा होता है, दरवाजे वाला भी ले लेते हैं, डोर का भी जब आप ओपन करते हो या शट करते हो, तो फोर्स आप जो है डोर के ऊपर लगाते हो, हैंडल के ऊपर, उसे पुश और पुश करने के लिए। तो उसकी जो हिंज, जिससे वो जॉइंट हैगा हमारा डोर, इतनी डिस्टेंस हैंडल की रखी जाती है कि उस पर आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़े ताकि आराम से दरवाजा खुल जाए, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो तो बहुत तेज आवाज करके वो बंद होता है, और जब आप कम फोर्स लगाते हो और डिस्टेंस का ध्यान रखते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के कारण वो एकदम से हमारा दरवाजा खुल जाता है और बंद हो जाता है, ठीक है। क्लियर? इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन सारे एग्जांपल से? हम इन सारे एग्जांपल से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं आपका कि द टर्निंग ऑफ बॉडी अबाउट द पाइवोट,
पाइवोट जो पॉइंट है आपका, इसके चारों ओर जब कोई बॉडी टर्न कर रही है तो वो केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो उस डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी वो कर रही है डिपेंड, जिससे वो रखी गई है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही आपको फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली द टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी डिपेंड्स on the product of both the magnitude of force and perpendicular distance of force from the pivoted point। यानी कि जितना आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया है और जितना पाइवोटेड पॉइंट से आपकी ये डिस्टेंस है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है इसका टर्निंग कितना ज्यादा आपको मिलेगा और क्या आपका रिजल्ट होगा। तो यानी कि जो इन दोनों का आपका प्रोडक्ट आया है उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कहेंगे, अ बॉडी टर्न्स और रोटेट अबाउट द पाइवोट पॉइंट ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा हो गया प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। यानी कि डी ले लें या एफ ले लें और टॉर्क को हम टॉ से दिखाएं तो हमारा टॉ इज इक्वल टू एफ इनटू डी आ गया, है ना। ओके, अच्छे से क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, इसमें हमारा एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो कैसे करेंगे हम एग्जाम्पल। जैसे हमने कोई ये स्टोन ले लिया, ठीक है, स्टोन है हमारा ये, यहाँ पे हमने एक पी पॉइंट ले लिया है आपका, और इस तरह से हमारा ये यहाँ पे पाइवोटेड है, ओ से इसको हम ओ से दिखाते हैं। ठीक है, पाइवोट पॉइंट है आपका और यहाँ पे आप इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करा, नहीं हटाए, है ना, फिर आपने इसको थोड़ा सा और इधर से आके आपने इस पे फोर्स लगाया F। ठीक है, तो ये आपका एकदम मूव करने लगा। क्यों, क्योंकि जो आपने फोर्स लगाया और जो इसकी ये वाली डिस्टेंस थी, ठीक है, तो वो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, आपको वो बिल्कुल एग्जैक्ट उतना मिल गया कि आपको कम काम करना पड़ा और जल्दी से आपका इतना बड़ा पत्थर हिल गया, मूव कर गया। तो ये हो गया आपका फोर्स F, ठीक है, इनटू ये वाली डिस्टेंस OP डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ठीक है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोर्स, मतलब जो फोर्स है फ्रॉम द पॉइंट O, इससे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये जो आपका एंगल आ रहा है 90 होना चाहिए, 90, ये आपका जो है बिल्कुल 90 पर होना चाहिए, इस तरह से 90 बनना चाहिए। जैसे ही ये आपका 90 आपको अचीव होगा, एकदम से आपका कम ये बड़ा सा भी पत्थर आप आराम से हिला दोगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट O, क्या बताया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है, OP ये वाला। ओके, तो ये आपका जो है 90 होना चाहिए, 90 डिग्री। अच्छे से क्लियर है आपको। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ वो कहलाएगा। अब यूनिट क्या हो जाएगी, F की क्या है यूनिट, न्यूटन, और इसकी डिस्टेंस की क्या है, मीटर। तो टॉर्क की आपकी या मोमेंट ऑफ फोर्स की जो यूनिट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी न्यूटन मीटर। और CGS में 1 न्यूटन मीटर आपका 10⁵ डाइन इंटू 100 कर दो आप, तो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 kgf आपका होता है 10 न्यूटन के बराबर, ठीक है, तो 1 GF सेंटीमीटर हो जाएगा आपका 1000 डाइन सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, इसमें बेसिक न्यूमेरिकल है, बुक में दे रखा है, हम वो करेंगे। ओके, ठीक है, फिर बस हम अपनी वीडियो आज यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है एक मान लिया हम ये माने कि एक डोर है, ठीक है, इसका यहाँ पे
हैंडल लगा हुआ है, ये वाला हैंडल है आपका, ठीक है, हैंडल। और ये हैंडल जो है आपका वो यहाँ पे ये हिंज से जुड़ा हुआ है, ये हिंज है आपका, हिंज, ओके। और इसकी जो डिस्टेंस है हिंज से वो 1.2 मीटर है, और इसको खोलने के लिए आपको फोर्स जो अप्लाई करना पड़ता है 1.5 न्यूटन करना पड़ता है। तो इसका मोमेंट निकाल दो आप, कितना हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स जो आप इस पे लगा रहे हो वो आप कितना लगाओगे, ठीक है, वो लगाओगे आप F इंटू डी, है ना। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, बड़ा सा लिखती हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा आपको ना, बड़ा सा लिखती हूँ, ठीक है। तो ये आपका है मोमेंट ऑफ फोर्स आपका हो जाएगा इज इक्वल टू F इंटू डी, यानी कि 1.5 इंटू 1.2, तो कितना हो गया, 15 टू जा 30, 15 1 जा 15 और 3 18, तो ये 1.8 आपका जो है आ गया है इतना। अब आप इस पे अगर ये कहे कि वो ये कह रहा है आपसे कि इतना आपका 1.8 न्यूटन आ रहा है, इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा उस डोर को मूव करने के लिए, खोलने के लिए या बंद करने के लिए, है ना। अब अगर हम ये कहें कि इस पे हम डिक्रीज कर रहे हैं फोर्स, हम इस पे डिक्रीज कर रहे हैं, और अगर हम ये जो डिस्टेंस है आपकी वो हमने यहाँ पर पॉइंट हैंडल जो है यहाँ ना लगा के, देखो हैंडल अगर हमने ये कहा कि मैंने हैंडल जो है यहाँ पर लगा दिया कहीं बीच में, यानी कि 0.6 कर दिया मैंने इसकी हिंज से और हैंडल की डिस्टेंस। अब ये मेरा हैंडल है, ठीक है, तो मेरा जो फोर्स होगा वो कितना होगा भाई, ये मेरा आया 1.8, ये तो फिक्स हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अब मेरा F अगर मैं यहाँ से फाइंड करती हूँ तो मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि 1.8 अपॉन डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई, डिक्रीज हो गया 0.6, तो ये आ गया मेरा 3। तो मुझे 3 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। कहाँ मैं 1.5 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी दरवाजा मूव करने के लिए, और अब मेरे को 3 न्यूटन का, इसलिए हम हैंडल बीच में न लगाकर हमेशा साइड में लगाते हैं ताकि उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए और हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़े। तो अच्छे से क्लियर हो गया है आपको। ये क्वेश्चन आता है आपका ओरली भी, सॉरी ओरली कह रही हूँ, थ्योरेटिकली भी पूछा जाता है और आपका न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल भी अब इससे अवेयर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम किसी भी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, भाई क्लॉकवाइज तो हमारा ऐसा हो गया, और अगर हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चले, ऐसे घुमाना शुरू कर दें, किसी भी बॉडी को ऐसे मूव करें, ऐसे मूव करने के बजाय तो हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो क्लॉकवाइज में होता है वो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाता है, और जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है वो हमारा जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहलाता है। ये पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। इसको हम नेगेटिव में वो करते हैं कंसीडर, और इसको हम पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं, ठीक है। पूछोगे क्यों, तो ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तब आप इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसका मैं आपको देखो, अब मान लिया एक बॉडी है ना, आप उसको एक अप्लाई करके ऐसे मूव करा रहे हो, फेंक रहे हो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव जाएगी वो, है ना। क्यों, क्योंकि आप फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा रहे हो जिस डायरेक्शन में आपको उसको मूव करानी है। लेकिन अगर आप उसे फेंक तो किसी और में रहे हो और उसका फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हो, क्लॉकवाइज लगा रहे हो, फेंक रहे हो उसको दूसरी डायरेक्शन में, है ना, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अब हम ये वाली वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक पार्ट और रह जाता है प्रेशर, उस पर हम आपकी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय। और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज ना भूलें। बाय।